स्टूडेंट्स, हमने सैलरी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था विद रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मतलब जब एक इंसान रिटायर हो जाता है अपनी जॉब से तो उसको कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं और उन बेनिफिट्स पे कितने पे टैक्स लगेगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, उसके रूल्स हमने शुरू किए थे। मैंने आपको बताया रिटायरमेंट के बाद आपको एक मिलती है ग्रेच्युटी, एक हमें पेंशन मिलती है, फिर मिलती है अर्नड लीव जो हम लीव लेते हैं जिसको लीव एनकैशमेंट भी कहते हैं, कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, कंपेंसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। ये टोटल 6 हैं जिसके रूल्स मैंने आपको कराने हैं, वन बाय वन सब करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था लीव एनकैशमेंट। अगर आप अपने जॉब के टाइम में मिलने वाली छुट्टियां नहीं लेते हो, कुछ बची पड़ी हैं, आपने जमा कर ली हैं, तो उन जमा छुट्टियों का आपको कैश मिल जाएगा, लीव एनकैशमेंट। उसके रूल्स मैंने आपको करवाए थे। आज हम करने जा रहे हैं ग्रेच्युटी के रूल्स। देखो ये अब आप इस स्लाइड में पढ़िए, इसका नाम है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। इसको आप सेक्शन को भी लर्न कर लो। अब देखो इसका जो नाम है बेटा, इसका नाम है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। मतलब ये जो है, आप अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तब भी मिल सकता है, अगर वो डेथ नहीं हुई है, वो रिटायर हुआ है तब भी मिलेगा, दोनों केसेस में मिलेगा। मतलब आप ये मत सोचिए कि एक एम्प्लॉय जब तक जिंदा है तब तक ही उसका ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल सकता है, अगर उसकी डेथ हो गई तो भी कोई बात नहीं, उसकी फैमिली को, उसके लीगल हायर्स को उसके बिहाफ पर ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलेगा। अच्छा, अब जो ग्रेच्युटी का अमाउंट उसको मिलता है वो उसके लिए टैक्सेबल है या उसके लिए एग्जेम्प्ट है, वो रूल्स हम आज करेंगे। सबसे पहले डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जब आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने देखना है कि आप कौन से एम्प्लॉय की कैलकुलेशन कर रहे हैं। उस एम्प्लॉय ने कहाँ जॉब किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया है, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्योंकि अगर तो वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये पूरे तरीके से माफ़ होती है, एग्जेम्प्ट होती है। देखो आपको स्लाइड में नज़र भी आ रहा है, पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिस इज़ फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ग्रेच्युटी का जितना भी पैसा मिल रहा है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हो उसके लिए पूरा का पूरा माफ़ है, कोई टैक्स नहीं देना है। क्लियर है? पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो इसका मतलब आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं। प्राइवेट जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, वो एम्प्लॉयज़ जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर कवर होते हैं, एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। और दूसरा मैंने कौन सा लिया, पेमेंट, वो एम्प्लॉयज़ जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं होते हैं। दोबारा से देखिए बेटा, जब हम ग्रेच्युटी के रूल्स पढ़ेंगे, जो आपको ग्रेच्युटी मिलती है आफ्टर योर रिटायरमेंट, वो मिलती है इन एप्रिसिएशन ऑफ योर सर्विसेज रेंडर्ड। जो आपने जॉब करी, इतने टाइम एक जगह पर नौकरी करी, उसके एप्रिसिएशन में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देता है। अब ग्रेच्युटी टैक्सेबल होगी या वो टैक्सेबल नहीं होगी, उसके लिए हम चेक करेंगे कि वो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय था कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का। गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय के लिए तो सारा का सारा माफ़, उसके लिए तो ये बेनिफिट बहुत बढ़िया हो गया। पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय नहीं हैं, उस केस में हम ये चेक करेंगे कि आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर कवर होते थे कि कवर नहीं होते थे, क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग है। अब आज हम करेंगे उन एम्प्लॉयज़ को जो कि पहली बात तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये सेकंड कैटेगरी वाले हैं, और उसके बाद वो हैं वो एम्प्लॉई जो एक्ट के अंदर कवर हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हु आर कवर्ड अंडर एक्ट। देखो अब आपको इस स्लाइड से अच्छे से क्लियर होगा। एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उनके रूल्स कर रहे हैं। और कौन से एम्प्लॉय हैं ये? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो पूरा का पूरा ये एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। अब अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो, और आप ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर कवर होते हैं, तो आपके लिए ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो नीचे लिखा भी है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इनमें से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
तीन चीज़ें आप निकालेंगे। नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने रिटायरमेंट के टाइम पर आपको ग्रेचुटी का अमाउंट दिया है, वो एक्चुअल अमाउंट आपको कितना मिला है, 10 लाख है, 5 लाख है, 20 लाख है, जितना भी अमाउंट एक्चुअल ग्रेचुटी का उस एम्प्लॉय को मिला उसके एम्प्लॉयर से, वो अमाउंट वो पॉइंट नंबर 1 में लिख देगा। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में मैक्सिमम लिमिट लिखी जाएगी और ये मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स की है, और ग्रेचुटी के केस में ये मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपए। मतलब 20 लाख सरकार ने मैक्सिमम लिमिट रख दी है, क्योंकि देखो ऊपर फॉर्मूला पढ़िए, ये फॉर्मूला क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। इस तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट रख दी कि 20 लाख से ज़्यादा तो नहीं, 20 लाख गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दी। तो सेकेंड पॉइंट में आप हमेशा 20 लाख रुपये लिखेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट, ये ध्यान से करिएगा, 15 डेज सैलरी, उस एम्प्लॉय की 15 दिन की सैलरी लेनी है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने साल उसने जॉब की, जैसे जब हम जॉब लगते हैं और जब हम रिटायर होते हैं तो आप कैलकुलेट करो, आप कहते हो मेरे को 20 साल हो गए मैंने जॉब की, 20 साल की जॉब के बाद मैं रिटायर हुआ, या 30 साल की जॉब के बाद में रिटायर हुआ। तो ये जो जितने टेन्योर आपने जॉब करी वो आपके हो गए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है। और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। अब ये क्या है, मान लो आपने जॉब करी 20 साल और 7 महीने, फिर आप रिटायर हो गए, तो ये जो पार्ट देयर ऑफ है ये वो 7 मंथ्स हैं जो 20 साल से ऊपर करी। तो ये जो ऊपर है, अगर 6 महीने से आप ऊपर जॉब करते हो तो वो आपका पूरा ईयर मान लिया जाएगा, और 6 महीने से कम करते हो तो उस साल को छोड़ दिया जाएगा। देखो मैंने नीचे लिखा भी है नोट्स में, यहाँ पे पढ़िए, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स एन एम्प्लॉय हैज़ वर्कड, जितने साल आपने जॉब करी, जब आप जॉब लगे और जब आप रिटायर हुए। ठीक है। तो आपने जितने साल, मान लो आप 20 साल की उम्र में नौकरी लगे थे और 60 साल की उम्र में आप रिटायर हुए, तो 40 साल आपने नौकरी करी। एंड इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ईयर, जैसे मान लो आप 40 साल और 2 महीने नौकरी करके रिटायर हुए, तो ये 2 महीने पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ द ईयर हो गया। दिस पार्ट शैल बी कंसीडर्ड एज फुल ईयर इफ इट इज़ मोर देन 6 मंथ। मतलब अगर 20 साल 2 महीने काम करके रिटायर हुए तो वो 2 महीने को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर ये जो 2 महीने हैं ये 6 महीने से ऊपर होते तो इसको पूरा साल मान लिया जाता। जैसे अगर ये होता 40 साल और 7 महीने, या 40 साल और 8 महीने, तो ये 6 महीने से ऊपर हो गया 8 महीने, तो इसको पूरा साल मान लिया जाएगा, 41 ईयर मान लिए जाते। पर जो पार्ट ऑफ द ईयर है, वो जो मंथ्स दिए हुए हैं, वो अगर 6 महीने से कम है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉई ने जॉब करी 25 साल और 3 महीने, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएंगे 25 ईयर्स। 3 महीनों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 3 महीनों को कब लेना है, जब ये 6 महीने से ऊपर है। अगर यही होता 25 साल और 7 महीने, तो इसको क्या कर देते, इसको 26 साल कर देते। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पर आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला करा रही हूँ, दोबारा से स्लाइड के सबसे टॉप में देखो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ये फॉर्मूला है ग्रेचुटी कैलकुलेट करने का। कब, जब आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर होते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर 1, एक्चुअल ग्रेचुटी जितनी भी आपको मिली आपके एम्प्लॉयर से वो नंबर 1 पे लिख दो, नंबर 2 पे लिख दो 20 लाख रुपए, और नंबर 3 पे आपने लिखना है 15 डेज सैलरी, 15 दिन की सैलरी लेनी है। 15 दिन की सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना है जितने साल भी आपने जॉब करी, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और 15 दिन की सैलरी कैसे निकाली जाएगी, 15 दिन की सैलरी निकालने के लिए 1 महीने में माने जाएंगे 26 दिन। ठीक है, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, मान लो आपकी लास्ट सैलरी से 30,000 थी, तो उसकी 15 दिन की सैलरी कैसे निकाली जाएगी, 30,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि 1 महीने में 26 दिन हमने मानने हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा। ये देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, मिस्टर ए हैज़ वर्कड, अब देखो एग्जाम्पल मैंने बनाया है 25 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, 8 महीने, ये 6 महीने से ऊपर हो गए, तो ये बन गया आगे सामने देखो क्या लिखा है 26 ईयर्स। कितने बन गए, 26 ईयर्स। ये क्योंकि ये 8 महीने 6 महीने से ऊपर हुए, 26 बन गए। अब सेकंड केस लो, अगर मिस्टर ए जॉब करता है 25 साल और 5 महीने, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे 25 साल, क्योंकि जो पार्ट ऑफ द ईयर है वो हमने कब अगले साल में ले जाना है, जब वो 6 महीने से ऊपर है पार्ट ऑफ द ईयर। पार्ट ऑफ द ईयर जो 5 मंथ्स है, 5 है, लेस देन 6 मंथ्स है तो 25 ईयर्स ही हो गए, मोर देन 6 मंथ्स होता तो 26 ईयर्स बन जाते, राइट।
अच्छा, अब हम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। डेज इन द मंथ्स, हर महीने में हम 26 दिन मानेंगे, ठीक है। और हमने 15 डेज सैलरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, जितनी भी उसकी सैलरी है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया कि मान लो उसकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है। यही मैं आपको बता रही थी, जितनी सैलरी है, सैलरी को, क्योंकि 15 दिन की सैलरी निकालनी है, इंटू 15 करिए, डिवाइडेड बाय 26, ये मानते हुए कि महीने में 26 दिन है। आपने 26 से ही हर क्वेश्चन में करना है, मत कहना कि 30-31 है, 26 ही मानना है, ठीक है। तो जितनी भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी पर मंथ की, जैसे ये दी हुई है 10,000 इंटू 15/26, हमेशा ऐसे ही करना है। और सैलरी में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको बुक में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा सैलरी, बेसिक सैलरी, DA, HRA, कमीशन, आपने और कुछ नहीं लेना। सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी में DA ऐड करना है और कुछ नहीं ऐड करना। बेसिक सैलरी प्लस DA, वो उसकी सैलरी बन जाएगी इंटू 15/26। देखो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको एक एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। आफ्टर सर्विंग 33 ईयर्स एंड 9 मंथ्स इन राम लिमिटेड, एक इंसान ने 33 ईयर्स 9 मंथ्स जॉब करी अपने रिटायरमेंट से पहले राम लिमिटेड कंपनी में। तो ये देखो, ये बने कितने ईयर्स बन गए, ये 34 ईयर्स बन गए, क्योंकि पार्ट ऑफ द ईयर 6 महीने से ऊपर है, तो ये 34 ईयर बन गए, राइट। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स हु इज़ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ओके, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहा है, इसका मतलब ये देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो यहाँ से भी पता चल रहा है राम लिमिटेड, ये कंपनी गवर्नमेंट की नहीं है, राम लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रही है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। लीस्ट में क्या लेंगे, 3 चीज़ें। नंबर 1 एक्चुअल ग्रेचुटी, जो मिस्टर एक्स को उसके एम्प्लॉयर से मिला अमाउंट, उस नंबर 1 पे लिखेंगे। नंबर 2 पे लिखोगे 20,000 रुपये, और नंबर 3 पे क्या लिखोगे, उसकी जो सैलरी है, सैलरी इंटू 15/26, तो मतलब आपने अब सिर्फ सैलरी देखनी है। ही रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन 30 नवंबर 2019, द एम्प्लॉयर पेज हिम अ ग्रेचुटी ऑफ 3 लाख, 3 लाख की ग्रेचुटी मिली, ये है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 1 में 3 लाख लिख दो। हिज मंथली बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज, ये गलती से 10 लाख लिख दिया गया है, ये 10,000 रुपीज़ है, ये ठीक कर दो, दिस इज 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये मंथली सैलरी 10,000 रुपये, इसमें DA ऐड किया 3,000 का, ये बन गया 3,000, ठीक है। ये बेटा इसको काट के ना, इसको 10,000 कर दो, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज 10,000, ठीक है। तो 10,000 प्लस 3,000 ये कितनी बन गई, 13,000 उसकी सैलरी बन गई। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में क्या आएगा, एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी आई है, 3 लाख। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखोगे, 20 लाख रुपए, और पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे, 10,000 प्लस 3, 13,000 इंटू 15/26, ठीक है। ये देखो आगे देखते हैं, ये देखिए 34 ईयर्स बने उसके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है, ये बना 13,000 इंटू 15/26, 7,500 बन गई उसकी ये 15 डेज़ की सैलरी। अब 7,500 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने साल उसने जॉब की है, 34 ईयर्स जॉब की है, 7,500 को 34 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप लिख देंगे पॉइंट नंबर 3 में। 1 बना 3 लाख रुपए, पॉइंट नंबर 2 बना 20 लाख रुपए, और पॉइंट नंबर 3 बन जाएगा 7,500 इंटू 34। एक्चुअल ग्रेचुटी मिली है 3 लाख रुपए, 3 लाख में से ये जो तीनों में से सबसे कम होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, पॉइंट नंबर 1 में लिया 3 लाख रुपए, पॉइंट नंबर 2 में लेंगे 20 लाख रुपए, और पॉइंट नंबर 3 में लेंगे हम ये जो 13,000 इंटू 15/26 किया, 7,500 आया। इस 7,500 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 34 से, क्योंकि उसने 34 ईयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया है, तो ये आ जाएगा 2,55,000, ठीक है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, 3 लाख, 20 लाख और 2,55,000 में से सबसे कम क्या है, 2,55,000, मिला कितना, 3 लाख। तो 3 लाख में से 2,55,000 आप माइनस कर दोगे, तो उसके लिए टैक्सेबल कितना होगा, 45,000 रुपीज़ उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज ग्रेचुटी, ठीक है। अब ये मैंने आज आपको करवाया है एम्प्लॉई हु इज़ कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972।
अब मैं आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर में, ऑडियो लेक्चर में कराऊंगी उन एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं हो रहे होते हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम ग्रेच्युटी के कुछ एक दो और एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए।